कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने आदिवासी की बात की है तो आदिवासियों का उद्धार भी होगा। तो बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि कैसे प्रधानमंत्री साहब आदिवासियों की रक्षा करते हैं, कैसे प्रधानमंत्री साहब आजकल आदिवासियों के साथ खड़े हुए हैं, ये दिखाने पे जोर देते हैं। कहने को वनवासी नाम की किताब है, वनवासी नाम का शब्द आदिवासियों पे थोपा भी जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैं आज वीडियो में क्या बताने वाला हूँ? मैं वो स्कैम बताने वाला हूँ, मैं वो दरिंदगी बताने वाले हूँ इस गवर्नमेंट की जो आदिवासियों के खिलाफ अंदर से चालू है। ये मीडिया ना तो कोई बात उछालती है, ना आगे उछालेगी, हमें ही बोलना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे स्कैम हैं, बहुत सारे ऐसे इस गवर्नमेंट ने हमारे आदिवासियों के खिलाफ ऐसे रास्ते चलाए हैं जो रास्ते बहुत गलत है। इस देश के मूल निवासी को, इस देश के मालिकाना हक बताने वाले आदिवासियों को आज दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर करने वाली ये गवर्नमेंट है। दोस्तों, मैं आज के गवर्नमेंट की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं उस गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट 1960-61 में थी। मुझे इन कामों से मतलब है जो आदिवासियों के खिलाफ होते हैं और मैं उनके बारे में बोलूँगा भी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा भाषण दिया आदिवासियों के बारे में। जब उनको मंच मिलता है तो वो छा जाते हैं, ये उनकी एक खासियत है। लेकिन जब हम उनके काम देखते हैं आदिवासियों के बारे में तो हमें पता चलता है कि आदिवासी को सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए गुमराह किया गया है। आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाई बता के उनको अंधकार में रखा गया है। कहते हैं ना कि कोई दिया है जो सबको प्रकाश दे रहा है, तो उस दिए के नीचे भी अंधेरा होता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ बात है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे मालूम है भक्त लोग ना कहीं रायता तो फैलाएंगे, तो फैलाने दो, लेकिन एक बात मैं सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, वीडियो पूरा का पूरा देखे और उसके बाद ही बोले, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिस आप यूनिटी की बात करते हो ना, वो यूनिटी आदिवासियों के रक्त पे खड़ी है। वो यूनिटी आदिवासियों को नेस्त नाबूद करने के बाद खड़ी हुई है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो तो लॉकडाउन है, देश में कोरोना के लिए जंग चल रही है। वहाँ पे आदिवासी यहाँ से वहाँ जैसे कि स्थलांतरित हो रहे हैं। वो आदिवासी अपने घर जा रहे हैं, कोई जाते जाते मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई रेल के नीचे आके मर रहा है। तो बहुत सारे ऐसी कहानियाँ आदिवासियों की चल रही है। लेकिन इन कहानियों के खिलाफ जो राज्य सरकारें हैं वो आदिवासियों को ज़मीन पे कब्जा भी एक तरफ से कर रही है। क्या आपको लगता है लॉकडाउन में सभी घर में रहने को बोलते हैं, लेकिन 90 आदिवासियों को घर से बाहर निकाला जाता है? उस बॉक्साइट के लिए उनको ज़मीनें खाली की जाती है, उनके घर उजाड़े जाते हैं। दोस्तों, ऐसी एक बात चली जब 1 मई को कोर्ट का रिजल्ट आया और उसके बाद 2 मई से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, उनके आसपास के 6 गांवों का मौजमाप शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी महीने के 2 तारीख की बात कर रहा हूँ, 2 मई 2020 की, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के 6 गांवों के उनकी ज़मीनें नापना शुरू हुआ। और फिर बहुत सारे आदिवासियों ने यहाँ पे उनका विरोध किया कि क्यों हो रहा है ये सब। और आपको भी जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। नाप तोलना शुरू हुआ ज़मीन और आदिवासियों ने इसका विरोध भी किया, तो पुलिसकर्मी लाके उनका आवाज़ दबाया गया इस लॉकडाउन में। और आज भी इनका संघर्ष जारी है। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको उन स्टोरी के लिए, क्योंकि वो स्टोरी समझे बिना आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समझ ही नहीं सकते।
तो मैं उस स्टोरी की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पे आदिवासियों का सत्यानाश करके यहाँ पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पंत प्रधान थे तब की बात है। 1961 में जब सरदार सरोवर डैम का काम किया गया तब नर्मदा जिले में करोड़ेश्वर तहसील में स्थित वागडिया गांव में यह सरदार सरोवर डैम बनाने का तय हुआ। दोस्तों, जब गवर्नमेंट तय करती है तब उन आदिवासियों को, उन ज़मींदारों को जो जिसकी ज़मीन होती है उसको मुआवजा देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसके आसपास की ज़मीन गवर्नमेंट ने ये करके अंडर ले ली कि आपकी जो फसल है वो अभी काम शुरू करेंगे डैम का, तो आपकी जो फसल है उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो सभी लोगों को फसल का मुआवजा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये था फसल का मुआवजा जो गवर्नमेंट ने उनको दिया। सरदार सरोवर का डैम का जो काम शुरू होने वाला था उसके लिए ज़मीन रिक्त की गई और गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो फसल के लिए मुआवजा दिया वो ज़मीनों का मुआवजा है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुआवजा फसल के लिए दिया गया वो गवर्नमेंट ने बताया कि वो ज़मीन का मुआवजा है और उसे अधिग्रहण घोषित किया गया उस ज़मीन को। लेकिन कुछ दिन बाद इंजीनियरों के द्वारा पता चला कि वो वागडिया गांव में वो डैम नहीं बन सकता, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। तो फिर उस वागडिया गांव से 4 किलोमीटर दूर वो डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम, जिसका वीडियो मैंने एक और बनाया है, आप अगर देख सकते हो तो। ये सरोवर डैम जो बना, ये डैम बनने के बाद जो 927 एकड़ ज़मीन जो अधिग्रहण में आई थी, ना उसका मुआवजा आदिवासियों को मिला, ना उसकी भरपूर कुछ नुकसान भरपाई भी आदिवासियों को कुछ नहीं मिली और वो जगह वैसी की वैसी रही। फिर डैम वाले कर्मचारी अपनी कॉलोनी बिठाए वहाँ पे, डैम वाले कर्मचारी वहाँ पे क्वार्टर बना के रहने लगे और जब डैम का काम कंप्लीट हो गया तब वो क्वार्टर छोड़ के चले गए और वो क्वार्टर जो है वो खंडर में तब्दील हो गए। दोस्तों, यहाँ पे आदिवासियों के ज़मीनों का मुआवजा अच्छी तरह से तो मिलता नहीं है, लेकिन वो ज़मीन जो है वो ज़मीन भी उनको वापस नहीं मिलती। वो अधिग्रहित घोषित किया गया और उसका मुआवजा आज तक वो आदिवासी के जो भी वंशज है 1960 से, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। दोस्तों, हम आते हैं 2013 में। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी साहब। जी हाँ, 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे और उन्होंने उस जो अधिग्रहित ज़मीन थी जिसका नाम मुआवजा अच्छी तरह से आदिवासियों को मिला, वो ज़मीन खंडर बनी थी, उस ज़मीन पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हुई। जी हाँ दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हुई और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए और भी बहुत सारे आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ा गया और वहाँ पे बनाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो आदिवासियों को अच्छी तरह से मुआवजा नहीं मिला, आदिवासी अपने घर से बेघर हो गए, उस ज़मीन पे जो अधिग्रहित ज़मीन है उस पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी हो गई। तो दोस्तों, इस बात को लेके कुछ वो 6 गांव के लोग यानी उसके आदिवासी लोग जो उनके लीडर्स लोग हैं, उन्होंने PIL दाखिल की हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जब PIL दाखिल की गई और PIL दाखिल होने के बाद ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला और 1 मई 2020 को उसका रिजल्ट आया कि कोर्ट ने जो PIL है वो हटा दिया है और इनको रास्ता निकल गया। और रास्ता निकलने के बाद 2 मई में इनका ज़मीन नापने का काम फिर से शुरू हुआ और ये ज़मीन नापने का काम पे आज अगर आदिवासी उनका विरोध कर रहे हैं तो पुलिस कर्मियों द्वारा उनका आवाज़ दबा दिया जा रहा है। दोस्तों, मज़े की बात ये बताऊं मैं आपको कि जो एरिया अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बना है ना, वो एरिया अनुसूचित क्षेत्र में आता है और उसमें पेशा कानून भी लागू है। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर संविधान के अच्छे पढ़ाकू लोग हैं तो आप समझ सकेंगे कि 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्र आदिवासियों का आता है उसमें क्या क्या लागू होता है। जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें मुख्यमंत्री की कोई भी अधिकार मुख्यमंत्री का चलता नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल की ही चलती है अनुसूचित क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, जो पेशा कानून में आता है। और दूसरी बात, जो पेशा कानून के अंतर्गत गांव आते हैं उनके गांव के जो भी डिसीजन है वो पहले ग्राम सभा में उसको पारित किया जाता है, फिर गवर्नमेंट को दिया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट आदिवासियों के पेशा कानून जो गांव में लागू है उस गांव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में पेशा कानून से अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी आदिवासी जितने भी गांव हैं उन गांवों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इग्नोर किया गया, उनके ग्राम सभा को भी इग्नोर किया गया और फिर मुख्यमंत्री साहब के जो भी ऑर्डर्स है वो सीधे फॉलो किए गए। दोस्तों आप जानते हो
संविधान से आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ है और आज तक होगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये चल क्या रहा है, यहाँ पे संविधान की बहुत बड़ी तौहीन की गई, जो अनुसूचित क्षेत्रों को हैंडल करने में ना कि राज्यपाल का कोई हाथ है, ना ही राष्ट्रपति का कोई हाथ है, सीधा सीधा मुख्यमंत्री साहब इस अनुसूचित क्षेत्रों में उन्होंने अपना हक जताया है। तो दोस्तों ये जो आदिवासी क्षेत्रों के लोग हैं, जो आज भी, मैं अभी बहुत सारे वीडियो आपको दिखा सकता हूँ मेरे वीडियो में कि आदिवासी, उस एरिया के आदिवासी इसके बारे में क्या कहते हैं। बहुत ही गंदा उनका यहाँ पे रिप्ले है इन स्टैचू ऑफ यूनिटी के दौर में, क्योंकि उनकी ज़मीनें बहुत बुरी तरह से हड़प ली गई है और वो बेघर हो गए हैं। उन्हीं में से कोई बम्बई आता है मजदूरी करने, उन्हीं में से कोई दिल्ली जाता है, उन्हीं में से कोई झारखंड जाता है और बाहर मजदूरी करते हैं। और लॉकडाउन की स्थिति में जब वो चलते आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों ऐसी दर बदर की ठोकरें खाने वाले आदिवासियों की तरफ कोई देखता नहीं। सिर्फ मोदी साहब को, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई स्टेज मिल जाए तो वो किसी भी कौम के बारे में अच्छी तरह से 5 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आदिवासियों के बारे में वो सच्ची में सजग है। क्योंकि सजग होते तो उनके ही राज्य में, गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी में इतने सारे आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होता। दोस्तों आज भी ये आदिवासी कहते हैं, उनके घरों में जाके आप पूछो कि वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन का जो टुकड़ा है, आपके, अगर आप पिता को पूछिए आपके पास क्या है ऐसा, तो आपके पिता 2 ही शब्द बोलेंगे, 3 ही शब्द, जल, जंगल, जमीन। जल तो है, जंगल तो हड़प लिया गया है और ज़मीन भी हाथ से छूट रही है। यानी आदिवासियों का अस्तित्व इनडायरेक्टली यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। दोस्तों हम सुनते हैं ध्रुव राठी क्या कहते हैं इसके बारे में। सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि कितने ही हजारों लाखों विलेजर्स और आदिवासियों ने अपनी ज़मीनें गंवा दी, अपने घर छोड़ दिए स्टैचू की कंस्ट्रक्शन के लिए। 22 विलेजेस के सरपंच ने एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, जिसे कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। These forests, rivers, waterfalls, land and agriculture supported us for generations. We survived on them, but everything is being destroyed now and celebrations are also planned. Don't you think it is akin to celebrating someone's death? ये विलेजर्स का कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी को। यहाँ पर 75,000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों ने अक्टूबर 31 को एक मास प्रोटेस्ट किया है। उन सारे 72 गांव में जो स्टैचू के आसपास फैले हुए हैं, इनमें से किसी में भी इस दिन खाना नहीं बनाया जाएगा प्रोटेस्ट के तौर पर। डॉक्टर प्रफुल्ल एक ट्राइबल लीडर हैं, कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कैरिड आउट फॉर आवर डिस्ट्रक्शन। कितनी आयरॉनिक बात है ना दोस्तों, इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी और इसको यहाँ पर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है। दोस्तों संविधान को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और संविधान को मान के ऐसे स्कैम, ऐसे अनगिनत काम बाहर लाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोग यहाँ के आम आदमी की बात करते हैं, यहाँ के जनता की बात करते हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनको देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इस देश का असल मीडिया के रूप में हम आगे नहीं आते, यहाँ का ओरिजिनल जो मीडिया है वो कभी भी आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे। और दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो टाल भी सकता था, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा कंटेंट यही है क्योंकि कोई भी रहे, इस देश का प्राइम मिनिस्टर रहे और कोई भी राजा रहे, लेकिन जिन्होंने आदिवासियों के खिलाफ कुछ स्कैम किया है, आदिवासियों का शोषण किया है, उनके खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों आप अभी भी समझ जाओ कि आप अगर कहते हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये राजनेता हमारे लिए ये कर रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे भी उनका एक मकसद होता है और वो मकसद कंप्लीट हो जाने के बाद वो आदिवासियों को कहीं का नहीं छोड़ते और आदिवासियों की पूरी संस्कृति से, नॉलेज से सब कुछ निचोड़ लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कह देने से यूनिटी नहीं होता, तो इस देश का हर मजहब, हर जात एक साथ लड़े तो ही यह यूनिटी बन सकती है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो, पता चले सभी को कि ये स्कैम क्या है। और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।